देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। भारत भाग्य विधाता हमारे महा एग्जिट पोल में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 4 तारीख को तो परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल क्या कहता है ये न्यूज इंडिया आपको बताएगा। दरअसल हमने लोगों से जाकर के बात की और उनके जो अनुभव रहे उस आधार पर जो डिटेल हमने तैयार किया है, जो आंकड़ा तैयार किया है, वो आंकड़ा क्या कहता है सबसे पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि एग्जिट पोल ये कहता है कि एक बार फिर से मोदी सरकार बन रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। एग्जिट पोल ये दिखा रहा है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है और बीजेपी अपने दम पर फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एनडीए को 380 सीट मिलने के आसार हैं, यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी अपने दम पर 324 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस को महज 123 सीटें मिल रही हैं। तो यह बड़ी जानकारी आज की इस समय की आपको दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और ये बड़ी जानकारी एक बार फिर से मोदी सरकार, एनडीए की सरकार एक बार फिर से एग्जिट पोल बता रहा है कि सत्ता में आ सकती है। और देखिए, न्यूज इंडिया की टीम हर एक लोकसभा क्षेत्र, हर एक विधानसभा क्षेत्र में गई। हमने लोगों से बात किया और लाखों लोगों से बात करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार हुई, जो रिपोर्ट न्यूज इंडिया की टीम ने तैयार किया है। हमारे एक एक सहकर्मियों ने ये रिपोर्ट तैयार की है, जिसके जरिए एक एक बात को और एक एक आंकड़े को मिलाया गया, जिसके बाद ये एग्जिट पोल आपके सामने बनकर तैयार हुआ है। भारत भाग्य विधाता में एक बार फिर से एनडीए को बहुमत मिलती नजर आ रही है। तीसरी बार मोदी सरकार बन सकती है और बीजेपी की सरकार, एनडीए को 380 सीट मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस अपने दम पर 64 सीट ला रही है, बीजेपी 324 सीट अपने दम पर ला रही है। इसको लेकर के हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है, हमारी सहयोगी चारुल भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे। और सबसे पहले ये जो आंकड़े हैं चारुल, एनडीए 380, बीजेपी अपने दम पर 324, अगर इंडिया अलायंस की बात करें 123 सीटें। इस पर सभी जो हमारे गेस्ट हैं एक एक कमेंट अगर आप लें। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरह से न्यूज इंडिया एग्जिट पोल दिखा रहा है, उसके हिसाब से एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। और ऐसे में सबसे अहम चीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 400 पार का नारा दे रहे थे लगातार, उस पर कहीं ना कहीं जो न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल है वो काफी हद तक पहुंचता नजर आ रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। देखिए, एक बार फिर से ये मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, पहला चीज़ तो है कि एग्जिट पोल पे हम ट्रस्ट करते नहीं। मुझे याद है एग्जिट पोल 2004 का भी और उसके बाद का भी। और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जो बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो खास करके बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कैसा रह रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एनडीए को कितना सारा बहुमत मिल रहा है। क्योंकि बीजेपी और एनडीए दोनों का मान लीजिए कुछ सीटें बिहार में लूज कर सकती हैं, कुछ यूपी में लूज कर सकती हैं, कुछ दिल्ली में लूज कर सकती हैं, कुछ राजस्थान में, लेकिन ये सारा कंपनसेट होने की भी संभावना है। तो माना जा सकता है कि एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि बीजेपी अपने दम पे 272 सीट ला पा रही है या नहीं ला पा रही है। बिल्कुल मिश्रा जी, क्या लगता है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी सरकार बना पाएंगे? देखिए, जिन राज्यों को, यूपी बिहार को क्रिटिकल माना जा रहा है, वहीं पे एक कहावत है कि हाथी दुबला होगा पतला होगा तो गधा नहीं होगा। तो जो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पे 272 ला पाएगी कि नहीं, उसमें शक आप मत करिए। ये एक परफॉर्मेंस मशीनरी है, कितनी भी बुरी कंडीशन रहेगी तो ये बहुमत ले आएगी। उसके बाद टोटल अभी नहीं, आपके चैनल सरकार तो बना रहे हैं। विशाल दहिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कहता है आपका पत्रकारिता का तजुर्बा? नरेंद्र मोदी सरकार बना रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। देखिए, एज जरूर है, सरकार बन रही है कि नहीं बन रही है उसके लिए मैं सभी को कहूँगा 2 दिन और इंतजार कर लीजिए। लेकिन आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उनसे जो बात साफ दिखाई दे रही है कि एज है, और एज होना लाजमी भी है। जैसे कि मेरे मित्र ने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि आंकड़े पर नज़र डालिए, एक तरफ 50 से ऊपर आना है, दूसरी तरफ 300 से नीचे आना है। तो कोई ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा और नीचे आएगा तो कितना आएगा। हालांकि खालिश साफ सीधे सीधे आंकड़ों की बात करें
तो एज जरूर है। अब सरकार बन रही है कि नहीं बन रही है वो थोड़ा सा 2 दिन आधिकारिक रूप से आ जाने दीजिए उसके अंदर। अर्जुन, विमल जी एग्जिट पोल तो काफी कुछ कह रहे हैं, खुशी आपके चेहरे पर नजर आ रही है। देखिए चारुल जी, मैं कहना चाहता हूँ ये हमारे देश की स्वरूप जनता का जो है विजय है। ये जो है विकसित भारत के संकल्प का विजय है, ये देश के विकास का विजय है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने दिन रात एक करके जो है अपने जन कल्याणी योजनाओं को ग्राउंड पे पहुंचाया है, उसका विजय है। ये हमारे देश में रहने वाले गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का विजय है। मैं कहना चाहता हूँ, आपने देखा जिस तरीके से जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने नित्य जो है हमेशा 24/7 जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है, उसका परिणाम आज देश की जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद के तरीके से उनको वापस किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरे देश का विजय है और हमेशा हम जो है 140 करोड़ जनता की बात करें। अभी एग्जिट पोल ही आए हैं। ईशा जी, लगता है कि गठबंधन में एनडीए के साथ आकर अच्छा किया? बहुत बहुत अच्छा किया और रिजल्ट आने वाले हैं 4 तारीख को और बिल्कुल आश्वस्त हैं हम। एनडीए बहुत बढ़िया बहुमत से जीतेगी और पिछली बार से अच्छा हमारा आंकड़ा रहेगा। धीरज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनडीए ने जो परफॉर्मेंस किया है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये तो दिखा रहा है एग्जिट पोल भी, और मेरा भी ये मानना है कि ये 300 प्लस जो है वो बीजेपी का अकेले ही आने वाला है, और उसके साथ साथ जो है 350 का आंकड़ा ये लोग पार कर जाएंगे एनडीए के साथ। तो ये बहुत ही कंफर्टेबली जो है, और ये जनता का विश्वास और मोदी जी का इतना जो विकसित भारत का जो स्वप्न है और उसके लिए जो संकल्प है और जिस तरह से उन्होंने कमिटेड होकर काम किया है, उसी का परिणाम है कि इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। और एम वाई फैक्टर जो महिला और यूथ, वो उनके साथ है, ये इस चीज़ को दर्शा रहा है। तो ये विकसित भारत का संकल्प अभी भारत के लोगों का जो मन है उसको ये दिखा रहा है। तो मैं इससे सहमत हूँ कि हाँ, ये 400 का आंकड़ा नहीं हो भले ही, लेकिन ये 350 प्लस का आंकड़ा जरूर मुझे लग रहा है कि ये आने वाला है। और बिल्कुल न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल में भी यही नजर आ रहा है। एनडीए को 380 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन 123 सीट पर। हालांकि आज बिल्कुल चारुल, और ये भी समझने की कोशिश कीजिए हमारे गेस्ट से कि क्या जो ये आंकड़े इस वक्त दिख रहे हैं, हालांकि ये एग्जिट पोल है, ये हम बार बार कहेंगे कि ये एग्जिट पोल है, क्या इस आंकड़े को वो मानते हैं कि ऑलमोस्ट यहां आसपास पहुंचती नजर आ रही है? बीजेपी अपने दम पे 324, 300 का आंकड़ा एक बार फिर से पार कर रही है। क्या लग रहा है ये स्थिति रहने वाली है? चारुल। बिल्कुल कुमार जी, क्या लगता है स्थिति कैसी रहने वाली है? जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल तो देखिए 4 तारीख को ही पता चलेगा। नहीं, एक चीज़ बता दूं कि महिलाओं का जो है मैक्सिमम सपोर्ट नरेंद्र मोदी को मिला है, डिस्पाइट कास्ट, रिलीजन, आपको जो बोलना है बोल लीजिए। क्योंकि आप हम बहुत जगह से पता किए, अपने घर में भी कहीं भी आप जाकर देखिए तो महिलाओं का एक बहुत बड़ी सिंपैथी जो है इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के साथ थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरा, आप सबसे अच्छी देखेंगे कि जो फर्स्ट 3 फेज का जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में उतना ज़्यादा कहीं पे भी कोई चर्चा का विषय आम चुनाव नहीं था। तो इसका फ़ायदा पता नहीं किसको मिला, बीजेपी को मिला, क्योंकि इंडिया अलायंस को तो हमको नहीं लगता है कि उतना मिला होगा। अगर इंडिया अलायंस को अगर मिलना होता तो शायद वोट परसेंटेज ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती। लेकिन फर्स्ट 3 फेज में आप देखेंगे तो 3% जो है कंपेयर टू 2019 वोटिंग जो परसेंटेज है वो कम रहा है। लेकिन बाद के जो 3 फेज में बीजेपी और खास करके नरेंद्र मोदी को आप देखेंगे तो उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव कैंपेन किया है, काफ़ी एग्रेसिव, और उसके कारण जो फर्स्ट 3 फेज में जो 3% जो वोट की गिरावट थी वो गिर करके 1.5% पे आ गया। फिर भी 2019 इतना जो है पोल नहीं हो सका। तो इसलिए हमको ये लग रहा है कि इंडिया अलायंस को भी उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। तो अभी देखना पड़ेगा कि 2 दिन के बाद क्या इसका रिजल्ट आ रहा है। मिश्रा जी, जिस तरह कुमार जी ने कहा कि महिलाओं को एक इमोशनल सपोर्ट जो रहा उसका फायदा मिला, आपके हिसाब से ये जो आंकड़े आ रहे हैं, यानी एग्जिट पोल में जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार बनाते नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा काम करके गया? फैक्टर वही काम कर रहा है जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। महिलाओं का तो पिछली बार भी था, अब की बार भी जो एक इमोशनल सपोर्ट है वो नाराज कार्यकर्ताओं के साथ भी था। भले ही वो सड़क पे ना दिखे हों, लेकिन इसी इमोशनल बॉन्डिंग के कारण ये सोच करके कि चलो भाई कमियां हैं, गलतियां हैं, लेकिन वोट देने की जब बारी आई होगी तो जा करके उन्होंने भी वोट वहां पे दिया। कुछ ऐसे स्वार्थी टाइप के तत्व पार्टी या वोटरों में होते हैं जिन्होंने नहीं दिया होगा। तो ओवरऑल ये बैलेंसिंग तो रहेगा बीजेपी के फेवर में। रही बात कितने नंबर पे रहेगा, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो भी मैं आपके चैनल पे लगातार बोल रहा हूँ, 330 प्लस माइनस 10-15 आप कर लीजिए। ये बीजेपी का, एनडीए प्लस का अगर देखेंगे तो वो ज्यादा होगा। बीजेपी अपने दम पे अकेले
330 प्लस माइनस 10-15 आप देख लीजिए। एग्जिट पोल भी इसी के रेंज में सारे के सारे जाएंगे जो आपके चैनल पे हम और आप महीनों पहले से बात कर रहे हैं। विशाल जी, आपको क्या लगता है, जिस महिलाएं हो गई, अलग अलग फैक्टर, आपकी नजर में क्या विनिंग फैक्टर हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर या तो हार के लिए या जीत के लिए, और वो चाहे हम एनडीए की बात करें, बीजेपी की बात करें या विपक्षी दलों की बात करें, वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत 100 से ज़्यादा सिटिंग सांसद जो थे उनकी टिकट काटी, नए चेहरों को मैदान में लेके आए। अब रणनीति ये थी कि विनेबिलिटी क्राइटेरिया के तहत उनको मैदान में लाया गया है, तो क्या वो दावा सही पड़ा है, क्या वो पासा सही पड़ा है, या वो पासा कहीं कहीं गलत पड़ गया है, उल्टा पड़ गया है, शायद कुछ नए चेहरे स्वीकार्य नहीं थे, या फिर नाराज़ जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं खासतौर पे, क्योंकि कई बड़े नेताओं के टिकट काटे गए, और वहाँ पर किस तरह की रणनीति लगाई गई, क्या विपक्षी दलों ने जो सामने उम्मीदवार था उसको देखकर अपनी कोई रणनीति बनाई, या फिर आंख मूंद कर अपना उम्मीदवार खड़ा किया, क्या उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। जहाँ तक वोटर की बात है, तो थोड़ा सा वोटर पे आकलन जो है, मुझे लगता है कि क्योंकि एग्जिट पोल में एक पर्टिकुलर सेफोलॉजी का एक प्रोसेस होता है, साइंटिफिक प्रोसेस बताया जाता है, लेकिन उसमें एक कुछ चंद ही लोगों से बातचीत की जाती है, कुछ हज़ार का, कहीं कुछ लाख का मैक्सिमम जो है ओवरऑल करके आंकड़ा होता है। और यहाँ तो हिंदुस्तान में जो है अगर 67% मतदान भी मान लिया जाए अंदाजन जो है, तो मोटे तौर पे लगभग 60-70 करोड़ के आसपास लोगों ने मतदान किया है। तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना उतना आसान भी नहीं है। इंतज़ार बारीक विश्लेषण के लिए थोड़ा इंतज़ार करें, पर एज है, हाँ ज़रूर है। क्यों है, अगर उसके कारणों में जाना चाहते हैं तो एक सबसे बड़ा कारण यही है, जो उम्मीदवार हैं उनका चयन दोनों ही दलों द्वारा, और रणनीति मुद्दों की भी बात की जा सकती है, लेकिन पहले ये उम्मीदवारों का चयन और रणनीति, क्या लगता है कि यही विनिंग फैक्टर इस बार काम कर गए और एग्जिट पोल के हिसाब से सरकार बना रहे हैं आप? देखिए चारोल जी, मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे अंदर जो है 18 करोड़ हमारे जो है सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो चयन होता है वो संसदीय दल करता है, और संसदीय दल जो है भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पे सर्वे कराती है। जनता के बीच में हमारे जो है नेता जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं, और वो पूछते हैं कि आप क्या लगता है कि किसको जो है टिकट देना चाहिए, क्या लगता है कि आपके ग्राउंड लेवल पर कौन ऐसा जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो आपके लिए हमेशा जो है 24/7 खड़ा रहता है। तो वहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी नाम लेकर आती है और फिर जो है उसको रिकमेंड किया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र जो है अभी बता रहे थे विशाल जी, तो मैं उनको सही कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है उन्हीं को वोट देती है, उन्हीं को टिकट देती है जिनको लगता है कि हाँ ये जो है ग्राउंड लेवल पे कार्य करते हैं, ये जनता से जुड़े हुए हैं, ये जनता के जो है जो भी समस्या है उसका जो है समाधान कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अभी हमारे मित्र ने बोला कि महिला, देखिए जिस तरीके से महिलाओं के लिए कार्य किया है प्रधानमंत्री जी ने, अगर हम सुबह उठते हैं तो नित्य कार्य करने के लिए सबसे पहले हम शौचालय जाते हैं। इस इज्जत को प्रधानमंत्री जी ने ढका है। पहले जो है शौच करने के लिए हमारी घर की महिलाएं जो है घर से बाहर जो है खेतों में जाया करती थी और वो रात होने का इंतजार करती थी। उसके बाद आपकी तरफ, लेकिन हमारे पास बिग स्क्रीन भी है और उसके जरिए भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से इस बार जो है चुनावी परिणाम और जो एग्जिट पोल है वो कहता है 2020 का जो आंकड़ा है वो भी हम दिखाएंगे। देखिए केरल को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20 में से आईएनसी कांग्रेस के पास 13 सीटें, सीपीआई के पास 3, बीजेपी के पास 0, अदर के पास 4, यानी भारतीय जनता पार्टी का केरल में कहीं से कहीं तक जो खाता है वो अभी खुलता नजर नहीं आ रहा है। और साथ ही 20 सीटों का जो ये आंकड़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। केरल को लेकर ये सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए नॉर्थ कितना मुश्किल है, दक्षिण को साध पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये शुरुआत से ही हमने बात की थी। और केरल की 20 सीटों के आंकड़े की अगर हम बात करें तो आईएनसी के पास 13 सीटें जाती नजर आ रही है, सीपीआई के पास 3, आईयूएमएल के पास 2, अदर के पास 2, एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर जो सीटों का ये आंकड़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। केरल की ये पूरी जो ग्राफिक्स है इसके जरिए आप आंकड़ा देख रहे हैं। 20 सीटों में से आखिर भारतीय जनता पार्टी जो एग्जिट पोल बता रहा है कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन केरल में खाता खुलता बीजेपी का नजर नहीं आ रहा है। हालांकि उम्मीद जरूर की जा रही थी कि आखिर क्या नॉर्थ में, दक्षिण साइड में भारतीय जनता पार्टी के लिए सीटों का इजाफा होगा, और इसी का इंतजार था। लेकिन ये सिर्फ एग्जैक्ट
पोल नहीं है, एग्जिट पोल है, जिसके जरिए हम कोशिश कर रहे हैं, जो सर्वे किया गया उस सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार हमने की है उसको लेकर जानकारी। अब देखिए कर्नाटक की सीट पर आ जाते हैं। 28 यहां पर लोकसभा सीटें, बीजेपी के पास 28 में से 23 जाती नजर आ रही है, आईएनसी के पास 3, जेडीएस के पास 2 और एनडीए इंडिया अदर के पास जो है ये आंकड़ा बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो देखिए कर्नाटक की बात कर ले, 28 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पास 23, कांग्रेस के पास 2 और जेडीएस के पास भी जाती नजर आ रही है सीट। अब जरा आंध्र प्रदेश पर नजर डाल लेते हैं। 25 लोकसभा सीटें, टीडीपी के पास 13 सीटें जाती नजर आ रही है, वाईएसआरसीपी के पास 7 सीटें जाती नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीटें और जेएसपी के पास 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और आंध्र प्रदेश के सीटों की बात हम कर रहे हैं। 25 लोकसभा सीटों में से टीडीपी के पास 13, वाईएसआरसीपी के पास 7, बीजेपी के पास 3 और जेएसपी के पास 2 सीटें अभी फिलहाल जाती नजर आ रही है। हालांकि देखिए पहले हम आपको ये दक्षिण का जो आंकड़ा है इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदी बेल्ट को साधना तो आसान था, लेकिन जो नॉर्थ है, जो दक्षिण एरिया है, दक्षिण राज्य है, लोकसभा सीटें है, वो कितनी मुश्किल होगी, इस आंकड़े के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की सीटों की बात हमने की, 25 सीटों में से क्या सीटों का आंकड़ा है वो हमने आपको दिखाया। अब मेरी सहयोगी चारुल आपको बताएंगी कि आखिर 2019 और 2024 में आखिर सीटों का क्या अंतर है। चारुल। बिल्कुल पूजा, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। 2019 और 2024 और अंतर देखिए, पार्टी की वाईआरसीपी 2019 में 22 सीटें मिली, 2024 में 7 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो 15 सीटों का नुकसान यहाँ पर वाईआरसीपी को होता नजर आ रहा है। टीडीपी की अगर हम बात कर लें तो 2019 में 3 सीटें मिली थी, 2024 में 13 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, यानी यहाँ पर 10 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है टीडीपी को। जेएसपी की अगर बात कर ले तो 2019 में खाता नहीं खोला था, 2024 में यानी इस बार 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, यानी जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिस जेएसपी के पास, उसे 2024 में जब 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, यानी 2 सीटों का फायदा यहाँ पर इससे होता नजर आ रहा है। बीजेपी की बात कर ले 2019 में आंध्र प्रदेश में खाली हाथ रही, लेकिन 24 में 3 सीटें मिलती नजर आ रही है, तो यानी अंतर यहाँ पर आप देखिए कि 3 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है। तो आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, 25 लोकसभा सीटें हैं, 2019 में कितनी सीटें किस पार्टी को मिली और 2024 में क्या अंतर नजर आएगा, यानी कितना आंकड़ा जो है वो बदला है, किससे कितना फायदा हुआ है, वो हमने आपको यहाँ पर बताया। वाईआरसीपी 22 सीटें जीती थी 2019 में, 2024 में यानी इस बार नुकसान होता नजर आ रहा है। कितना नुकसान? 15 सीटों का नुकसान यहाँ पर पूजा होता नजर आ रहा है। टीडीपी की हम बात बता दें, 2019 में 3 सीटें मिली थी, 2024 में 13 सीटें, यानी 10 सीटों का फायदा इस बार टीडीपी को होने वाला है, यानी टीडीपी के लिए एक अच्छी खबर है। जेएसपी की बात कर ले, अच्छी खबर इसके लिए भी है क्योंकि 2019 में खाली हाथ रही थी, खाता नहीं खोला था, लेकिन 2024 में 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अंतर यहाँ पर आप समझिए कि 2 सीटों का जरूर है। बीजेपी 2019 में कुछ भी खास नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार 2024 में 3 सीटें मिलती नजर आ रही है एग्जिट पोल के हिसाब से, तो यहाँ पर 3 सीटों का फायदा आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में बीजेपी को होता नजर आ रहा है। पूजा, बिल्कुल देखिए, और आंध्र प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की हम बात कर ले चारोल, तो 3 सीटें मिलती नजर आ रही है, यानी कि 3 सीटें 0 से 3 तक का सफर यहाँ पर तो तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन वाईआरसीपी को 15 सीटों का नुकसान जरूर झेलना पड़ रहा है। टीडीपी को देखिए 10 सीटों का फायदा मिल रहा है और जेएसपी को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा, यानी पूरी तरह से नुकसान में जो है वो वाईआरसीपी है 15 सीटों के नुकसान के साथ, और भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के इजाफे के साथ लगातार बढ़त बनाते हुए आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल देखिए पूजा, साउथ के लिए ये कहा जा रहा था कि चुनौतियां काफी ज्यादा हैं बीजेपी के लिए और साथ ही साथ एनडीए के लिए, लेकिन आंध्र प्रदेश हो,
कर्नाटक में भी उस तरीके का नुकसान नहीं दिख रहा है जिस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा था। मैं चारुल से कहूंगा, चारुल थोड़ा एक बार गेस्ट से भी इसको समझने की कोशिश करें कि दक्षिण भारत में जो ये परिणाम दिख रहे हैं, क्या इससे बीजेपी संतुष्ट होगी? कुमार जी, देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अंतर कितना है वो भी आपको दिखाया। बीजेपी के लिए कुछ खास नहीं रहा था आंध्र प्रदेश में, पिछली बार 25 सीटें हैं, लेकिन इस बार 3 सीटों की बढ़त, यानी एक अच्छी खबर, जो क्योंकि ये कहा जा रहा था कि साउथ में क्या बीजेपी अच्छा कर पाएगी। नहीं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी आपने केरला का बात किया था, आपके सर्वे में आ रहा है कि केरला में बीजेपी का खाता नहीं खुलने जा रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि जो तिरुवनंतपुरम जो सीट है वो बहुत टफ फाइट है और हो सकता है कि शशि थरूर शायद हार भी जाएं। अब आ जाइए आप आंध्र प्रदेश के ऊपर। मैंने पहले ही बोला था कि साउथ में आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटका के ऊपर सब कुछ दारोमदार है, लेकिन 2019 में टीडीपी बीजेपी का साथ छोड़कर चली गई थी और आपको याद होगा कि उन्होंने पूरा विपक्ष को ऑर्गेनाइज करके बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया था। लेकिन इस बार चंद्रबाबू नायडू वापस आ गए हैं और इसका एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि टीडीपी भी वहाँ पे जीत रहा है और बीजेपी के भी 10 सीटों की बढ़त जीत रही है और बीजेपी भी 3 सीटें आ रही है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि वाईआरसीपी भी अगर इसका 7 सीट आता है तो ये भी शायद बीजेपी के साथ जाएगा, लेकिन इंडिया अलायंस के साथ ये जाने वाला नहीं है। मिश्रा जी, आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट को देखकर? नहीं, देखिए केरला में मुझे उम्मीद है कि 1 सीट नहीं 2 या 3 सीट के आसपास इनको मिलनी चाहिए। खाता आपकी बार केरला में खुलेगा। आंध्र प्रदेश के लिए हम बात करें, बीच में नाराज होकर के चंद्रबाबू नायडू चले गए थे, लेकिन उनको अकल भी आ गई और सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो भूल नहीं होती है। उनके सामने मजबूरी है, वो बेस्ट पार्टनर उनके लिए बीजेपी होगा। वाईआरसीपी के सामने कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो चाहे 10 सीट पाएँ, 7 पाएँ या सारी सीट पा जाएं। अब की बार अगर साथ देने की बात आएगी तो वो बीजेपी के साथ जाएंगे, इंडिया अलायंस के साथ। अगर सरकार नहीं बना पाएगी इंडिया अलायंस, तो ऐसे पार्टियां जो कभी इंडिया अलायंस के घटक नहीं रहे हैं वो नहीं जाएंगे। ज़बरदस्ती क्यों जाएंगे? वो जो विनिंग रेस में सबसे आगे है उसके साथ जाना वो प्रीफर करेंगे। बहुत सारे पॉलिटिकल समीकरण होते हैं, तो मुझे ये लगता है कि आंध्र प्रदेश में किसी का भी कुछ आए, आप बीजेपी का पड़ला ओवरऑल भारी मान के चलिए। ठीक है चारुल, आपके पास फिर से आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। तो देखिए फिलहाल साउथ की स्थिति हमने आपको बताई, जहां पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा वहां पे बेहतर स्थिति नहीं होने वाली है, लेकिन एग्जिट पोल यह बता रहा है कि दक्षिण भारत में भी बीजेपी बेहतर करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे नॉर्थ ईस्ट का भी हाल।